my second video on which I'm gonna make about Rootlet. All of you open page number 12, which is the long poems. Okay, the best known long text in Old English is the epic poem Beowulf. It is this portion. In this portion, the long poems, there is only one epic, that is Beowulf, and something written about Battle of Maldon, which happened in British. Leave it. So this whole poem, this whole portion of long poems contains about Beowulf. Okay, so let's start what it is. So Beowulf is a constant present in English literature and culture. How? It was made into a, how it is constant present English literature और culture में कैसे बेवुल्फ पूरी तरीके से है, कैसे है, क्योंकि इसको ना एक सक्सेसफुल मूवी, एक हॉलीवुड मूवी में बनाया गया था 2007 में, ठीक है, जो कि इंस्पायर किया पोएट्स को एंड नॉवेलिस्ट को ऑल थ्रू हर एजेस का, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक बेवुल्फ सबको इंस्पायर किया. इफ़ यू रिमेंबर, हम पहले भी बता चुके हैं, बेवुल्फ एक लॉन्ग एपिक पोएम है, ठीक है, लाइक हमारा महाभारत, ये सब भी लॉन्ग एपिक है ना, उसी तरीके से एक बहुत लंबा पोएम होता है एपिक पोएम. एपिक मीन्स क्लासिकल, बहुत ओल्ड. सो हियर, ठीक है, तो इसका कैसे ये इम्पॉर्टेंट है बेवुल्फ, या फिर कितना प्रेजेंस है लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में बेवुल्फ का. सो इट वॉज मेड इनटू अ सक्सेसफुल हॉलीवुड मूवी इन 2007. It also has inspired poets and novelists all through ages. हर टाइम के poets को वो inspire किया, novelist को. Now there was this foreign Irish, एक former था Irish Nobel literature का, जिसका नाम है, okay, so इसका नाम था वो जो आयरिश नोबल लिटरेचर, उसका नाम था लॉरेट सेमस हेनरी, हु पब्लिश्ड अ न्यू ट्रांसलेशन इन 1999 में. वो बेवुल्फ का एक नया ट्रांसलेशन लेके आए, क्योंकि बेवुल्फ बहुत ज़्यादा ही ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया था. सो बेवुल्फ का एक नया ट्रांसलेशन लेके आए वो 1999 में, ठीक है. और जिसमें इट टॉक्स अबाउट द यूनिवर्सलिटी ऑफ थीम्स despite being a narrative of ancient heroic battles and their aftermath. ठीक है ना, heroic battles के बारे में, और aftermath means battle के बाद क्या हुआ. Beowulf was composed to 700 से लेकर 750 CEE तक लिखा गया था बेवुल्फ को. ओके, बेवुल्फ को कब तक से लिखा गया था, 700 से लेकर 750 CEE. ओके, अब है बेवुल्फ का एक फेमस लाइन, इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन. फॉर एवरी वन ऑफ अस लिविंग इन दिस वर्ल्ड मीन्स वेटिंग फॉर आवर एंड. जो भी यहाँ पर रह रहा है, फॉर एवरी वन ऑफ अस लिविंग इन दिस वर्ल्ड मीन्स वेटिंग फॉर आवर एंड. हेनरी हियर अंडरलाइंस द थीम ऑफ transitoriness. Transitoriness means a state या फिर something which lasts only for a short time, like our lives, it only has a short period of time. Okay, so here is the theme of transitoriness. So transitoriness, life and death, which is formed throughout the old English writing में हम लोग throughout देखते हैं life and death. Okay, here I like the spelling of transitoriness. TRANSITORINESS. Okay, these are the themes. These are the themes of Beowulf. Transitoriness, okay, life and death. These are the two themes of what? Beowulf. Next is, here in this Beowulf there is a hero who fights with Grendel. Grendel is the monster of Fen. Takes on universal resonance of all humanity's constant struggles against the elements of darkness. ओके, यहाँ पर एक है, यहाँ पर हम लोग का बेवुल्फ में क्या है ना, कि एक हीरो है जो कि नॉर्मली क्या होता है कि एक हीरो होता है जो कि एक राक्षस को मारता है और फिर वो जीत जाता है. ये बेवुल्फ में भी वही है कि बेवुल्फ एक हीरो है, एक लड़का का नाम है जो कि दूर देश से आता है, ठीक है, और ही इज़ अ हीरो हु फाइट्स विद ग्रैंडल. ग्रैंडल एक मॉन्स्टर है
एंड टेक्स ऑन यूनिवर्सल रेजोनेंस ऑफ ऑल ह्यूमैनिटीज़ कंस्ट। और वो क्या कर रहे हैं ना कि जब जो ग्रैंडल आके सबको खा जाता था, इतना सब जो ह्यूमन लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं ये सब स्ट्रगल्स उन लोग का बचने के लिए, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डार्कनेस, बेवुल्फ क्या किया, उसको मार के वो पूरे ह्यूमैनिटी में मतलब जीत हासिल कर दिया, ठीक है, सबको खुशियाँ दिया। ओके, इट्स लाइक समथिंग लाइक दैट। एंड in this poem बेवुल्फ basically there is a fight between good, मतलब अगर हम लोग इस पोएम को डिस्क्राइब करें तो बेवुल्फ को तो हेयर बेसिकली देयर इज़ अ फाइट बिटवीन गुड एंड इवल, एक फाइट, एक रियल फाइट है इसमें बिटवीन अ हीरो एंड अ विलन। बेवुल्फ इज़ अ क्लासिक हीरो है वो, हु कम्स फ्रॉम अफार, who has defeated the mortal enemy of the area, the monster Grendel, and has thus made the territory safe from its people. The people and its setting are both Germanic। ये पोएम जो है, इस पोएम का सेटिंग है वो जर्मनिक है। इस पोएम का सेटिंग जो है वो जर्मनिक है, ठीक है, यहाँ पर सब जर्मनी के हैं, ठीक है, यहाँ पर सब जर्मनी के GRMN, अगर पता नहीं चल रहा है तो आई डोंट नो। ओके, यहाँ पर सब जर्मनी के, तो इसमें है वही लिखा है कि एक लड़का बहुत अफार, बहुत दूर से आता है, एंड हु डिफीट्स अ मॉर्टल एनिमी, जो सब इंसानियत का दुश्मन, इंसानियत वो जो सब आदमी लोग का दुश्मन था, उन लोग को मार के वो क्या करता है, वो उसको बचा लेता है सबको, मतलब हाँ, मॉन्स्टर को मार के। नेक्स्ट इज दिस पोएम लाइक मैनी अदर स्टोरीज do starts with a mention of olden days, ठीक है, which indicates the fact that it's a fiction. There is a story of contrast between splendor and destruction, success and failure, honor and betrayal. हर पोएम की तरह ये पोएम भी स्टार्ट होता है ओल्डन डेज। ओल्डन डेज से मीन्स हम लोग कोई पोएम छोटे में जब पढ़ते थे तो वो स्टार्ट होता था लॉन्ग टाइम अगो, वंस अपॉन अ टाइम, तो हम लोग को पता चल जाता था कि एक फिक्शन है, ठीक है, उसी टाइप से भी एक फिक्शन है जिसमें हम लोग देखते हैं स्प्लेंडर एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है, सक्सेस और फेलियर, ऑनर एंड बिट्रेल, यहाँ पर सब कुछ है, ठीक है, एक यूजुअली एक होता जो है पोएम में। पावर एंड द बैटल, पावर और जो बैटल, बैटल मीन्स वॉर, बैटल फील्ड है ना, to achieve and hold on to power are the main themes of literature in every culture। हर कल्चर का लिटरेचर में थीम होता है पावर और बैटल के लिए, या फिर किसी चीज़ के लिए लड़ाई करना, है ना, हर चीज़ यहाँ लिटरेचर में है कि बिना लड़े कुछ चीज़ नहीं मिल सकता, यहाँ पर वो शो कर रहा है। सो द लैंग्वेज ऑफ बेवुल्फ इज़ एक्सट्रीमली रिच एंड इन्वेंटिव, खुद से बनाया गया, ठीक है, इन्वेंटिव है ये, ठीक है, चीटिंग नहीं किया गया है। Full of imposing tone and rhythms. There were many synonyms for warrior, many images of light, बहुत सारे images भी यूज़ किया क्या है बेवुल्फ में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। इमेजेस, ये हैं इमेजेस जो कि बेवुल्फ में वो क्या क्या है, लाइट है, LIGHT, लाइट, कलर, ब्लड, ठीक है, ब्लड मीन्स जो सब बैटल फील्ड में जो सब मर रहा है या फिर जो लड़ाई करके सब मर रहा है, ये सब है, वो सब है ब्लड, ठीक है। एंड मैनी सुपरलेटिव एंड एग्जैजरेशंस टू अंडरलाइन हीरोइक लेजेंडरी एस्पेक्ट्स ऑफ द टेल। इसमें एक थीम अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक थीम भी हो सकता है हीरोइक का, ठीक है, थीम हो सकता है हीरोइक का। नाउ लेट्स सी डाउन द लास्ट पैरा, हमको नहीं लगता आगे कुछ भी इम्पोर्टेंट है, जस्ट राइट द इम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो बेवुल्फ कैन बी रेड इन मैनी वेज, जैसे कि उसको मिथ बना के पढ़ा जा सकता है एज टेरिटोरियल हिस्ट्री ऑफ बाल्टिक किंगडम, बाल्टिक किंगडम का ये हिस्ट्री है विच इज सेट, ठीक है, एज फॉरवर्ड लुकिंग रेजोरेंस। बेवुल्फ कैन नॉट बी एक्यूरेटली पिन डाउन, opinions among critics and scholars vary from 6th to 11th century, ठीक है, बेवुल्फ को अभी तक पिन डाउन मीन्स लिखा नहीं गया था, क्योंकि हर स्कॉलर, हर क्रिटिक का जो ओपिनियन है वो बहुत वैरी करता था, बहुत चेंज करता था, और बहुत चेंज होते गया 6th से 11th सेंचुरी तक, ठीक है। उसके बाद जाके रिसेंट स्कॉलर्स जो है, रिसेंट स्कॉलर्स हैव चैलेंज द जनरल ओपिनियन दैट इट डेट्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द 8th सेंचुरी, ठीक है, कि कब वो डेट किया गया। तो अब जो है, जो रिसेंट जो स्कॉलर्स है वो बोल रहे हैं कि बेवुल्फ जो है इन द मिडल ऑफ
8th सेंचुरी में इसको लिखा गया था, ठीक है। 8th सेंचुरी अराउंड द ईयर 750, अराउंड 750, मेकिंग इट एज मच एज 300 years later, ठीक है। This is an area of study where there is much controversy and debate and no census, ठीक है। कोई भी ठीक ये में नहीं आ पा रहा है, सिर्फ कंट्रोवर्सी और डिबेट हो जा रही है, वैसा एरिया है। बेवुल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ हीरोइक ट्रेडिशन, ठीक है। बेवुल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ हीरोइक ट्रेडिशन, ठीक है। इट एम्फेसिस ऑन स्ट्रेंथ एंड टेरिटोरियल इम्परेटिव। The structure of Beowulf involves the main plot featuring, okay, the structure जो है Beowulf का ये involve करता है the main plot featuring animals and monsters with only the subplot involving human beings, ठीक है। ज़्यादातर इसमें monsters और animals के बारे में ही बात किया गया है। The two narratives are interlaced with conflicts between two groups and even a sermon on human behavior. Beowulf suggests that what a hero is, वो बात करता है कि हीरो किस टाइप का होना चाहिए, हीरो क्या है, and how important the hero is as a focus of public attention and administration. Let's move on to next para. There is another long poem which I said in the beginning, that is which has the subject of war. ओके एक लंबा पोएम है, एक और है, ये क्या है, द बैटल ऑफ माल्डेन, ठीक है। ये एक लॉन्ग पोएम है, वेट, ठीक है। इस पोएम का थीम जो है वो है वॉर, इस पोएम का सब्जेक्ट जो है वॉर है, ठीक है। एंड इट्स लेस फैंसीफुल. It is a poem but more a documentary of the battle than a glorification of warlike values. It recounts a defeat, stressing bloodshed and loss. ये ज़्यादातर बात करता है stressing. It stresses upon bloodshed, कितना blood, कितना खून बहा, and loss कितना हुआ. It talks about the battle in the year 9. ये ना किस बैटल के बारे में बात करते हैं, 1991 में जो बैटल हुआ था ये उसके बारे में बात करता है, ठीक है। The Battle of Maldon may have been written down fairly close to the time of the event it describes, and it may contribute to its more factual, less frictional tone. It has a tone of a necessity of victory and therefore there is a need for a hero, ठीक है। इसमें एक हीरो का नीड है, इसमें एक है कि जीतना, इसमें क्या बात होता है कि देयर इज़ अ नेसेसिटी ऑफ विक्ट्री, जीतना ज़रूरी है और जीतने के लिए एक हीरो का होना बहुत ज़रूरी है। ये जो बैटल ऑफ मेल्डन ये एक सेमी डॉक्यूमेंट्री अकाउंट है जिसमें सेलिब्रेशन होता है विद अ सेलिब्रेशन ऑफ ऑनर, फेडिलिटी एंड ब्रेवरी इन द फेस ऑफ डिफीट। वो लोग हार गए, हमको लगता है ये बैटल ऑफ मेल्डन में जो जिस साइड से पोएम लिखा गया वो लोग हार गए होंगे, इसलिए वो लोग को एक जीतने के लिए जीतना ज़रूरी था, ठीक है। हारने के बाद भी देयर वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ ऑनर, फेडिलिटी एंड ब्रेवरी इन द फेस ऑफ डिफीट. Like all old English verse, the Battle of Maldon which it also uses the divided line to create the rhythm and sound of battle. We do not know who the authors of Beowulf and Battle of Maldon were, okay, but the text clearly shows different authorial points of view. पूरा पता चलता है कि ये दोनों जो पोएम है बेवुल्फ और बैटल ऑफ मैंडल दोनों अलग अलग ऑथर राइटर लिखा है, ठीक है। इवन एन anonymous text almost always have something of author's personality in it, ठीक है। Although text in the oral tradition probably underwent many changes at the hands of individual scopes or broads बैड्स, ठीक है। इसमें क्या है ना कि ना हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है कि जो ये दोनों पोएम है बैटल ऑफ मेल्डन और बेवुल्फ ये लिखा कौन है, अनोनिमस है इस राइटर का नाम। बट फिर भी अगर एक अनोनिमस भी पोएम लिखता है ना तो वो क्या करता है, वो अपने बारे में कुछ ना कुछ तो लिखता ही है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को पता नहीं है।
अनोनमस भी है रूथलेज में, आगे जाके अनोनमस पोएम भी किसे कहते हैं वो भी पढ़ाएंगे, और ये भी है कि अनोनमस पोएट्स कौन कौन है. ओके, विल स्टडी अबाउट अनोनमस पोएट्स. You don't have to worry about anything. I'll complete the whole Routledge. ANONYMOUS anonymous. ओके, anonymous poets हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन कौन है और क्या क्या नाम है anonymous poem का. फिलहाल ये long poems, let me just complete it. मोस्ट ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पोइट्री इज़ अनोनमस. ज़्यादातर पहले के ज़माने में हमको अनोनमस क्यों होता था, क्योंकि लिखने नहीं दिया जाता था, और अगर आप चुपके से लिख रहे हो तो क्या करोगे, आप अपना नाम नहीं लिखोगे. या फिर पहले कौन कौन थे, पहले कुछ राइटर्स क्या करते थे कि जैसे हम एक लड़की हैं, अगर हम कोई लिखते हैं और अगर मेरे फैमिली में कोई मना करते या सोसाइटी वैसा है तो व्हाट विल आई डू, हम या तो अनोनमस लिखेंगे या फिर हम अपना नाम चेंज करके लिखेंगे ताकि वो नाम फेमस हो. ओके, सो बहुत लोग ऐसे करते थे. ठीक है, इवन दो नेम्स वेर नो वे कंपेरेबल, सच एज जो कैडेमॉम और डियर है, डियोर जो है, डियोर स्लैमन जो पहले हम बताए थे, या फिर कैडेमॉम, ये सब बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिफाइड सिंगल टेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा यूज है. इन लोगों को कोई कंपेयर नहीं कर सकता. ठीक है, ठीक है, जिसके पास एक ग्रेट मिथिकल था. मिथिकल कौन है? एज ग्रैंडल. एल्फ्रेड द ग्रेट एक किंग था ऑफ वेस्ट सेक्शन, जब हम लोग का एंग्लो एंड सेक्शन थे. ठीक है ना, तो एल्फ्रेड द ग्रेट किंग था, जो कि किंग था वेस्ट सेक्शंस का. एट द एंड ऑफ द 9th century वॉज ऑल्सो नोन एज द ट्रांसलेटर ऑफ क्यूरा. ठीक है, या फिर पास्ट्रोलिस्ट. क्या है वो पास्ट्रोलिस्ट? अ गाइड टू लिविंग एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, जिसके में जैसे कि बाइबल को, वैसे ये कुछ कूरा है उन लोग का, वो उसको किंग एल्बर्ट जो है वो ट्रांसलेट किया. ठीक है, एल्फ्रेड द ग्रेट. ठीक है, ये ट्रांसलेट किया है. यहाँ पर हम लोग का क्या ख़त्म होता है? लॉन्ग पोएम्स ख़त्म होता है. देन द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव हियर इज़ फ्रेंच इन्फ्लुएंस एंड इंग्लिश अफर्मेशन. फ्रेंच इन्फ्लुएंस एंड इंग्लिश अफर्मेशन हमारा स्टार्ट होता है कैसे? सी द नेक्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन. द वर्ल्ड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ वॉरियर्स एंड बैटल्स, a world where the individual is not under the protection of its local lord, is a solitary outsider in a rash and difficult society. So ठीक है, यहाँ पर ये है कि the world जो है, the world was changing slowly and the result of most of the famous event. ठीक है, धीरे धीरे वर्ल्ड चेंज हो रहा है. ठीक है, इसमें क्या है कि वर्ल्ड जो है, the world of literature is a world of warriors है. इसमें ना वीरता का कहानी है. लिटरेचर में जो वर्ल्ड है लिटरेचर का, उसमें वीरता का कहानी है. बहुत सारा बैटल्स है. ओल्ड इंग्लिश के बारे में बात किया जाए, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो कि इज़ अ सॉलिटरी आउटसाइडर इन अ हार्श एंड डिफ़िकल्ट सोसाइटी में. सॉलिटरी मीन्स अकेला. ठीक है ना, अकेलापन, बाहर से अकेलापन दिख रही है. बहुत हार्श सोसाइटी को हम लोग का दिखाता है. सो द वर्ल्ड वॉज टू चेंज. The world was to change slowly but radically. धीरे धीरे obviously world change होगा, and as a result of most of the famous single event in the English history. ठीक है, तो वर्ल्ड धीरे धीरे कैसे चेंज हुआ? पहला इवेंट क्या था जिसमें से वर्ल्ड चेंज हुआ? फर्स्ट इवेंट इज द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट. द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो कि हुआ था 1066 में. ठीक है ना, ये स्टार्टिंग था. ठीक है, द नॉर्मन्स, यूजुअली नॉर्मन्स को बोला जाता है द नॉर्थमैन, क्रॉस्ड द चैनल फ्रॉम फ्रांस, वोन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स एंड टुक ओवर द किंगडम ऑफ इंग्लैंड विच लेजिमेटली बिलोंग टू द फैमिली ऑफ न्यू किंग्स विलियम द कॉन्करर. तो नॉर्मन्स क्या किया, फिर नॉर्थमैन वो लोग आए और वो लोग क्या किए ना, इंग्लिश चैनल को क्रॉस किए. फ्रेंच से आए, इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर वो लोग, एक बैटल था. सब बैटल का अलग अलग नाम होता है, ये तो सबको पता है. तो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स को नॉर्मन लोग जीत गए. उसके बाद वो लोग इंग्लैंड को कब्जा कर लिए. ठीक है, पूरा इंग्लैंड को ले लिए पहले जो, और एक न्यू किंग बन गए. ठीक है, पहले उसका नाम, और क्या नाम था उसका? विलियम द कॉन्करर.
द नॉर्मन्स ब्रॉट विद देम द फ्रेंच लैंग्वेज, और नॉर्मन जब यहाँ इंग्लैंड आए तो वो लोग क्या लाए अपने साथ? फ्रेंच लैंग्वेज और कल्चर, ठीक है। और ये जो दो कंट्रीज़ है फ्रेंच लैंग्वेज के साथ और इंग्लैंड में जो रह रहे, ये जो दो कंट्रीज़ है, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट वॉज अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन। ये जो दो कंट्रीज़ है, द टू कंट्रीज़ एज द टू, ठीक है ना, दो कंट्रीज़ है तो लैंग्वेज दोनों एक दूसरे में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेट, ठीक है ना, बायलिंग्विज्म वो स्प्रेड, ठीक है, एक कॉन्सोलाइजेशन हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ ना कि बायलिंग्विज्म मतलब होता है स्पीकिंग ऑफ टू लैंग्वेज, जैसे कि नॉर्मन फ्रेंच लाए, इंग्लैंड में इंग्लिश तो पहले से ही था, ठीक है, तो यहाँ पे क्रैश करने लगा, ठीक है, इंटीग्रेट करने लगा। तो क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि विच फ्रेंच बीइंग वाइडली स्प्रेड, जिसमें क्या हुआ कि फ्रेंच जो है वाइडली स्प्रेड हो गया, रेड और रिटन इन इंग्लैंड फ्रॉम 12th सेंचुरी के बाद फ्रेंच ये हो गया, स्प्रेड हो गया 12 से लेकर 14th सेंचुरी तक। इट वॉज हाउएवर आफ्टर दी 1204 व्हेन किंग जॉन, ठीक है, जब फ्रेंच पूरा बढ़ गया तो इसके बाद जब किंग जॉन जो हुआ, किंग जॉन लूजेस ऑफ फ्रांस, जब किंग जॉन अपना फ्रांस को हार गया, ठीक है ना, फॉर द इंग्लैंड और फ्रांस एंड द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट देमसेल्व्स बिगेन टू डेवलप फुलर। तो जैसे जैसे फ्रांस हारने लगा, डाउन होने लगा, जो नॉर्मन जो है वो धीरे धीरे अपने आप को इंग्लिश आइडेंटिटी में डेवलप कर गया, ठीक है, उन लोग का डिज़ायर होने लगा टू यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। The Norman conquerors themselves began to develop a fuller English identity and a desire to use English language. Subsequently, धीरे धीरे क्या होने लगा, subsequently developed widely, these Norman का जो English है या फिर Norman people खुद, they developed widely and this time and books were commercially produced as English established itself as the language of writing for a growing readership who brought the lent books, ठीक है। फिर धीरे धीरे इंग्लिश जो है बहुत बढ़ गया, ठीक है। सो यू शुड अंडरलाइन दिस लाइन, ओके। लिटरेसी डेवलप्ड वाइडली एट दिस टाइम एंड books were commercially produced as English established itself as the language of writing for growing readership, ठीक है ना, whose brought and lent books, ठीक है। जैसे जैसे फ्रेंच गायब होने लगा, फ्रेंच का पकड़ ढीला होने लगा, इंग्लिश क्या किया, मतलब नॉर्मन को ना फिर इंग्लिश में इंटरेस्ट आने लगा, वो लोग का डिज़ायर होने लगा इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इंग्लिश अपना जगह बना लिया। उसके बाद है एट दिस टाइम लंदन स्टैब्लिश्ड, और उसके बाद लंदन जो है अपना आपको कैपिटल सिटी बना लिया, ठीक है। लंदन इस्टेब्लिश्ड itself as capital city. The characteristics of the dialect which came to be recognized as the London dialect shows that its main feature came from north, ठीक है। तो dialect means क्या होता है? डायलेक्ट बहुत सिंपल है, डायलेक्ट को आप कैसे समझोगे, ठीक है, एक मिनट। डायलेक्ट DIALECT, डायलेक्ट मीन्स कोई लैंग्वेज का एक सब लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी क्या है, हिंदी एक लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन इसका देखो, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं हम जा रहे हैं या फिर तुम कहीं जा रहे हो, ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन डायलेक्ट क्या हुआ हिंदी का, तू कहीं जा रहा है, ऐसे नॉर्मली हम लोग। लेकिन डायलेक्ट वो होता है जिसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं। हिंदी में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हम जा रहे हैं, हम जो भी हम लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग कभी लिख सकते हैं कि तू जा रहा है, तो जो चीज़ को हम लोग लिख नहीं सकते सिर्फ बोल सकते हैं वो होता है डायलेक्ट। हिंदी का डायलेक्ट ये है, ठीक है, वैसा होता है। जो और लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज और डायलेक्ट में क्या अंतर है, लैंग्वेज को हम लोग लिख सकते हैं, लिख और बोल सकते हैं, पर डायलेक्ट को हम लोग सिर्फ बोलते हैं, ओके। सो यहाँ पर है कि लंदन अपने आप को एक सिटी इस्टेब्लिश कर दिया और उसका खुद का एक अलग डायलेक्ट बन गया, ठीक है, ताकि वो रिकग्नाइज होने लगे कि हाँ ये लंदन है। लंदन डायलेक्ट शो, और उसका जो लंदन डायलेक्ट जो है धीरे धीरे मेन इन्फ्लुएंस हो गया जो कि नॉर्थ के द्वारा आया था, from the universities of Oxford and Cambridge and from the Midlands rather from the south,
ठीक है. नाउ it now began to rise to prominence as the dominant spoken English. अब इंग्लिश राइज होने लगा. ऑल्दो लोकल डायलेक्ट जो है रिमेन थ्रू आउट द लैंड एंड वेर फाउंड अगेन एंड अगेन इन द लिटरेचर ऑफ द नेक्स्ट 150 ईयर्स. जो एंग्लो लैटिन है, जो एंग्लो पीपल लैटिन बोलते थे, एंग्लो लैटिन वॉज डिफरेंट फ्रॉम पैरिश लैटिन. The Chaucery English developed away from French in many years. French was fully rejected in 1415 when King Henry V affirmed English domination, territorial and linguistics, over what had by then became the nation's oldest enemy. ठीक है. हर चीज़ का डायलेक्ट जो लैंग्वेज तो अलग अलग है. एंग्लो लैटिन जैसे अलग है फ्रेंच लैटिन से, वैसे इंग्लिश का भी अलग है. इंग्लिश अपना एक जगह बना रहा है, लेकिन हम लोग जैसे कि नॉर्मल लोकल आदमी लोग वो लोग अभी तक फ्रेंच डायलेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब नॉर्मन इंग्लैंड में आए तो वो फ्रेंच ये लेके फ्रेंच बढ़ने लगा. वो लोग जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे तो अब हम लोग हर जगह इंग्लिश थोड़ी बोलते हैं. हम लोग नॉर्मली अपना हिंदी बोलते हैं. सेम इसी तरह की वो लोग वही यूज़ करें. दो इंग्लिश ग्रो करते जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है नेक्स्ट पैरा इज The idea of an author comes into English literature significantly with Lemon. Lemon एक राइटर है. ओके. Lemon in the early 13th century. वो लिखा था एक ब्रूट नाम से, BRUT आई थिंक इट्स. लेमॉन लिखा था एक LAYAMON. लेमॉन कुछ लिखा था BRUT. ठीक है ना. ब्रूट, जिसमें कि जो ये क्या था, ये एक फर्स्ट नेशनल एपिक था ये इंग्लिश में. ठीक है. टेकिंग मटेरियल्स फ्रॉम मैनी सोर्सेज एंड रिकाउंटिंग टेल्स ऑफ डार्क एजेस. डार्क एज अगर हम लोग ऐसे पढ़े तो पहला गोल्डन एज आता है. ठीक है. गोल्डन एज जिसमें सब ऐसे पढ़ते थे लिखते थे, पहला गोल्डन एज आता है. ठीक है. उसके बाद डार्क एज आता है. ठीक है. जिसमें सब कुछ बर्बाद हो गया था, वॉर ये सब बर्बाद. उसके बाद हमको लगता है रेनेसांस एंड समथिंग रेस्टोरेशन और कुछ आता है. ठीक है. तो ये जो है लेमन वो डार्क एजेस से सब जगह से रिसोर्स कलेक्ट करके ये ब्रूट लिखा था. द टू कंट्रीज बिटवीन द डिपार्चर ऑफ रोमन एंड द बिगिनिंग ऑफ 5th century एंड द फर्स्ट ट्रेसेस ऑफ द कल्चर ऑफ ब्रिटॉन्स. हे, ब्रिटॉन्स किसको बोलते हैं? सेल्ट्स को. ठीक है. ठीक है. ये समझ रहे हो ना, सबको समझ आ रहा है. ब्रिटॉन्स होता है सेल्ट्स. ही टेक्स, लेमन जो है, ही टेक्स द स्टोरी अप टू द अराइवल ऑफ सेंट अगस्टाइन. सेंट अगस्टाइन कौन थे? द फर्स्ट आर्क बिशप थे कैंटरबरी के इन 597. टेलिंग द स्टोरीज ऑफ किंग आर्थर एंड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, which will feature time and again in English literature as a mixed history, legend, myth and magic. ठीक है. ये हम लोग का ये जो किंग आर्थर है, आर्थर के बारे में मेंशन, ये सिर्फ स्टोरीज में, यहाँ पर कुछ रियल इंसिडेंट्स नहीं है. ओके. बट आई डोंट नो, मे बी ही इज़ रियल या फिर उसके जैसा कोई था, बट यहाँ पर ज़्यादा किंग आर्थर के बारे में नहीं दिया गया. लेमन जो है, लेमन्स इमीडिएट सोर्सेज वॉज द लेमन का इमीडिएट सोर्स क्या था? 12th century work by Weiss, written in France, and Celtic sources based on the history of Geoffrey of Monmouth. ओके. Monmouth जो कि जेफरी लिखा था, MONMOUTH. ठीक है. So this traced the foundation of Britain back to Butres, the great grandson of Aeneas. Grandson of AENEAS. ठीक है. Aeneas, the hero of Virgil Latin epic. यहाँ पर लिखा था ये the hero of Virgil Latin epic. ठीक है. और क्या क्या वो लिखा है? वो लिखा है the Aeneid, AENEID, the Aeneid वो लिखा है.
उसके बाद लिखा है द हीरो ऑफ एनिड कौन था, एंड द हीरो ऑफ द ट्रोजन वॉर्स डिस्क्राइब्ड इन द ग्रीक एपिक्स ऑफ होमर, इन पर्टिकुलर द लैलिड। ठीक है, होमर का हम पहले ही बताया था कि होमर वॉज द फर्स्ट ग्रीक राइटर, होमर। ठीक है, और टॉर्जन वॉर, जिसको नहीं पता है, टॉर्जन वॉर एक वॉर था जो 10 साल तक चला था। ठीक है, ऑडिपस द रेक्स एक नॉवेल है जिसमें टॉर्जन वॉर के बारे में मेंशन किया गया है थोड़ा। ठीक है, टॉर्जन वॉर इज जस्ट अ वॉर जो कि 10 साल तक चला था। ओके, सो नेक्स्ट हियर इज द लैलिड। This search for classical, it's searching classical, not Christian roots. Okay, classical roots is, और ये जो सर्च हुआ इतना सारा, ये सब राइटिंग से सब जो सर्च करके लेमन अपना लिखा, सो ये जो था ये क्लासिकल रूट्स को इंटरेस्टिंग माना। ठीक है, दिस सर्च वॉज इंटरेस्टिंग एज इट शोज अ विश ऑफ हिस्टोरिकल कम्युनिटी, हीरोइक अटेंडेंस एंड फॉर द एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल मिथ मेकिंग। ओके, ठीक है, वहाँ पर फिर देर वॉज अर्लीस्ट वर्जन ऑफ हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, बट दिस वॉज कॉन्शियस अटेम्प्ट टू इनैमुलेट क्लासिकल एपिक्स। देर विल बी मैनी मोर national epics throughout the centuries. The authors go back in the history in order to interrupt the past in relation to the present. जो लैंडलैंड है, in his own words, put the book together and England as seeking to establish Englishness. Okay, let's keep it till page number 17. पेज नंबर 18 से हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, we'll continue this French affirmation.